नमस्कार। 1857 हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा साल जिसने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल। देखिए, बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी तो रही नहीं। हाँ, वो तो एक तरह से हुकूमत करने लगी थी। जी। और फिर लगभग 100 साल तक, मतलब जमीन हो, पैसा हो, लोग हो, शोषण का एक लंबा दौर चला। और आज हम उसी 1857 के महाविस्फोट पर, मतलब जो हमारे पास स्रोत हैं, उनके आधार पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कह देना वो पूरी कहानी नहीं बताता। ये असल में उन 100 सालों के दमन का नतीजा था जो फूट पड़ा। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे, कहाँ-कहाँ तक फैली, इसके पीछे कौन लोग थे। और हाँ, ये भी कि ये पूरी तरह कामयाब क्यों नहीं हो सकी, पर इसके नतीजे क्या निकले। जी। तो फिर शुरू करते हैं कारणों से। ये गुस्सा, ये असंतोष क्यों पनप रहा था इतना? राजनीतिक वजह तो साफ थी। हाँ, जैसे वो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज सीधे अंग्रेजी हुकूमत में। बिल्कुल। झांसी, सतारा, नागपुर, कई रियासतें इसी तरह मिला ली गईं। लोगों को लगा कि उनकी पहचान, उनका सब कुछ छीना जा रहा है। और ये सिर्फ राजा महाराजाओं की बात नहीं थी, है ना? आम आदमी पर भी असर था। बहुत ज्यादा। आर्थिक तौर पर देखिए, लगान मतलब टैक्स इतना ज्यादा था कि किसानों की तो कमर ही टूट गई थी। और कारीगर, भारत का जो अपना कपड़ा उद्योग था वो लगभग ठप हो गया। मैनचेस्टर से सस्ता माल आता था। तो यहाँ के कारीगर भूखे मरने लगे। बिल्कुल। फिर फौज में देखिए, सिपाही लड़ रहे हैं अंग्रेजों के लिए, लेकिन तनख्वाह कम, प्रमोशन ना के बराबर, और बर्ताव भी मतलब 2M दर्जे का। जी। और फिर वो धर्म वाला मामला। हाँ, वो बहुत संवेदनशील मुद्दा था। एक डर फैल गया था कि ये अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। अच्छा। रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये सब चल रहा था। और फिर आई वो एनफील्ड राइफल। हाँ, वो कारतूस वाली बात, जिसे खोलने के लिए दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता था। और अफवाह ये फैली कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब ये तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए मतलब धर्म भ्रष्ट होने वाली बात थी। बिल्कुल। और यहीं से यूं समझिए आग लग गई मेरठ में 10 मई 1857 को। क्या हुआ था वहाँ? कुछ सिपाहियों ने, शायद 85 थे, उन्होंने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो उन्हें सजा दी गई होगी। हाँ, और बस बाकी सिपाही भड़क उठे। उन्होंने जेल तोड़ दी, अपने साथियों को छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मारा और दिल्ली चलो का नारा दिया। जी। और दिल्ली पहुंचकर वहां जो नाम मात्र के मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता घोषित कर दिया। हाँ, उन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। तो दिल्ली एक बड़ा केंद्र बन गया। और कहाँ-कहाँ फैली ये लड़ाई? हमने कानपुर का नाम सुना है, नाना साहब, तात्या टोपे। बिल्कुल। कानपुर में नाना साहब और उनके बहुत काबिल सेनापति तात्या टोपे ने कमान संभाली। और झांसी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, उनका शौर्य तो अद्भुत था। वो ग्वालियर में लड़ते लड़ते शहीद हुई। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। अच्छा। और बिहार में देखिए, 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 80 साल के? मतलब ये सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी? कतई नहीं। इसमें राजा, जमींदार, किसान, कारीगर, सिपाही सब शामिल हो गए थे, अलग अलग जगहों पर। लेकिन अंत में तो अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब हो गए। हाँ, वो जवाबी हमला उनका तगड़ा था। दिल्ली पर सितंबर 1857 तक उन्होंने वापस कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? उन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया गया, बर्मा। वहीं उनका देहांत हुआ। और बाकी जगहों पर? कानपुर, लखनऊ? वो एक बड़ा कारण तो था ही। उनके पास बेहतर हथियार थे, पैसा था, कम्युनिकेशन के साधन थे, ट्रेन्ड सैनिक थे। लेकिन शायद उससे भी बड़ी बात थी एक सेंट्रल लीडरशिप की कमी। मतलब कोई एक नेता नहीं था जो सबको साथ लेकर चले। हाँ, और अलग अलग जगहों पर जो नेता थे भी, उनमें आपसी तालमेल मतलब कोऑर्डिनेशन वो उतना नहीं था। सब अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे। और क्या सारे रजवाड़े साथ थे? नहीं, यही एक और बड़ी वजह थी। पंजाब के सिख शासक, हैदराबाद के निजाम और भी कई बड़ी रियासतें या तो चुप रहीं या अंग्रेजों का साथ दिया। अच्छा, तो मतलब पूरे देश का समर्थन नहीं मिला इसे? नहीं मिला। तो फिर इस पूरी क्रांति, इस संग्राम का नतीजा क्या निकला? मुगल सल्तनत तो खत्म हो गई। हाँ, मुगल साम्राज्य का तो पूरी तरह अंत हो गया। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अच्छा,
तो फिर किसका शासन आया? 1858 में एक एक्ट पास हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। मतलब अब कंपनी राज नहीं, सीधा रानी का राज। जी, और जो गवर्नर जनरल होता था उसका पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। वो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। प्रशासन में, फौज में भी कुछ बदलाव हो गए होंगे। बिल्कुल, फौज को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बदला गया। अहम हथियार जैसे तोपखाना वगैरह यूरोपियों के हाथ में रखे गए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। हाँ, लेकिन एक और नतीजा निकला, शायद जिसकी उम्मीद अंग्रेजों को नहीं थी। वो क्या? इस पूरे संघर्ष ने हार के बावजूद कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक साझी चेतना जगाई, एक एहसास कि दुश्मन एक है। तो हम कह सकते हैं कि 1857 की लड़ाई भले ही उस वक्त सफल नहीं हुई, हाँ, लेकिन इसने वो चिंगारी जरूर जलाई जो आगे चल के आजादी की मशाल बनी। बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, इन सब का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सही बात है। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे एक हारी हुई लड़ाई ने अनजाने में ही सही भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रख दी। इसने दिखा दिया कि अगर संगठित हो तो ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। हाँ, शायद यहीं से आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जी बिल्कुल।